रात के करीब 2 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक तेज रफ्तार एसयूवी की हेडलाइट्स का उजाला ही अंधेरे को चीर रहा था। गाड़ी में 3 पक्के दोस्त बैठे थे, आर्यन, विक्की और समीर। आर्यन गाड़ी चला रहा था। विक्की बगल वाली सीट पर बैठकर गूगल मैप्स में नेटवर्क ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था और समीर पीछे की सीट पर गहरी नींद में सो रहा था। ये तीनों दोस्त मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और वीकेंड पर पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए निकले थे। लेकिन एक गलत टर्न और स्मार्टफोन के नेटवर्क गायब होने की वजह से वे एक ऐसे रास्ते पर आ गए थे जो दूर दूर तक वीरान था। अचानक गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी और बोनट से गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा। आर्यन ने तुरंत ब्रेक मारे। गाड़ी एक झटके के साथ सड़क के किनारे रुक गई। समीर की आंख खुली। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? विक्की ने खींचते हुए कहा, गाड़ी का कबाड़ा हो गया है और इस नो सिग्नल वाले जंगल में हम फंस चुके हैं। तीनों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे। ठंडी हवा के झोंके बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाजें और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। तभी समीर की नजर सड़क से थोड़ी दूर घने पेड़ों के पीछे बनी एक विशाल पुरानी कोठी पर। कोठी की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। समीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। देख, वहां कोई घर है, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। पानी और मैकेनिक का जुगाड़ हो सकता है। विक्की ने घड़ी देखी और कहा, इस वक्त रात के 2 बजे इस जंगल में कौन रहता होगा? मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आर्यन ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पूरी रात इस ठंडी गाड़ी में भूखे प्यासे नहीं बैठ सकते। चलो चलकर देखते हैं। तीनों दोस्त अपनी जेबों से फोन निकालकर उनकी टॉर्च जलाते हुए उस पुरानी कोठी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे कोठी के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। कोठी का लोहे का भारी दरवाजा आधा खुला हुआ था, जिस पर जंग लगी हुई थी। आर्यन ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया तो वह एक लंबी चरमराहट की आवाज के साथ पूरा खुल गया। अंदर का नजारा किसी आलीशान महल जैसा था। सब कुछ साफ सुथरा, कीमती झूमर लटके हुए और दीवारों पर पुरानी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। कोई है? आर्यन ने आवाज लगाई। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक बुजुर्ग शख्स दिखाई दिए। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला और लगभग 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी। बुजुर्ग ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा, आइए बच्चों, अंदर आइए। इस वक्त इस वीरान रास्ते पर भटक जाना बहुत आम बात है। समीर उस लड़की को देखकर सम्मोहित सा हो गया। उसकी आंखें बड़ी और बेहद गहरी थी। विक्की ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा, इतनी रात गए इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। मेरा नाम ठाकुर गजेंद्र सिंह है। ये मेरी पत्नी सावित्री और मेरी बेटी काव्या है। तुम लोग आज रात यहीं रुको। सुबह मैं अपने ड्राइवर को शहर भेजकर
मैकेनिक बुलवा दूंगा। तब तक तुम हाथ मुंह धो लो, सावित्री तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगा रही है। आर्यन और विक्की को अजीब लगा कि रात के इस पहर में कोई परिवार इतनी आसानी से अनजान लोगों को अपने घर में पनाह दे रहा है और खाना परोस रहा है। लेकिन भूख और थकान के आगे उन्होंने अपना शक दबा दिया। उन्हें एक बड़े से डाइनिंग हॉल में बिठाया गया। टेबल पर चांदी के बर्तनों में लजीज खाना परोसा गया। शाही पनीर, दाल मखनी और ताजी रोटियां। तीनों दोस्त भूखे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। खाना वाकई स्वादिष्ट था, लेकिन खाते खाते आर्यन को महसूस हुआ कि गजेंद्र सिंह, सावित्री और काव्या में से कोई भी खुद खाना नहीं खा रहा था। वे तीनों बस एक कोने में खड़े होकर बहुत ही अजीब, बिना पलक झपकाए इन तीनों को खाते हुए देख रहे थे। आर्यन ने निवाला चबाते हुए पूछा, अंकल आप लोग खाना नहीं खाएंगे? सावित्री ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हमारा वक्त हो चुका है बेटा, हम बहुत पहले खा चुके हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था जिसने विक्की की रीढ़ में एक कंपन पैदा कर दिया। खाना खाने के बाद गजेंद्र सिंह ने उन्हें ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा दे दिया जहां 2 बड़े बेड लगे हुए थे। उन्होंने कहा, आराम करो बच्चों, और याद रखना रात को चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, इस कमरे से बाहर मत निकलना। इस कोठी के कुछ हिस्से सुरक्षित नहीं हैं। इतना कहकर वे बाहर से कमरा बंद करने जैसी आवाज के साथ चले गए। हालांकि दरवाजा अंदर से खुला था। कमरे में आते ही विक्की ने कहा, भाई मुझे यह परिवार नॉर्मल नहीं लग रहा। तुमने देखा, पूरे घर में कोई आईना नहीं है, और जब काव्या मेरे पास से गुजरी तो उसके बदन से चमेली के फूलों के साथ साथ किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। समीर ने विक्की का मजाक उड़ाया, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है विक्की, इतनी खूबसूरत लड़की भूत होगी क्या? आर्यन चुप था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे नीचे आते में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे अंधेरे में गजेंद्र सिंह खड़े थे, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे। वे हवा में लगभग 1 फीट ऊपर तैर रहे थे और उनका सर पूरा 180 डिग्री पीछे की तरफ घुमा हुआ था। आर्यन के गले से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हाथों से विक्की और समीर को खींचकर खिड़की के पास बुलाया। जब तीनों ने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ठीक उसी पल कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो बहुत ही डरावनी और गूंजने वाली आवाज थी। विक्की ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये जगह भुतहा है, हमें यहां से निकलना होगा। तीनों ने तुरंत अपने फोन उठाए, लेकिन किसी भी फोन की स्क्रीन ऑन नहीं हो रही थी, जैसे उनकी बैटरियां अचानक पूरी तरह खत्म हो गई। कमरे की लाइट झपझपाने लगी और देखते ही देखते पूरी कोठी में अंधेरा छा गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से खुला। बाहर कॉरिडोर में एक मोमबत्ती जल रही थी। तीनों दोस्त हिम्मत जुटाकर दबे पांव बाहर निकले। वे सीढ़ियों की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, गलियारे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें बदलने लगी। उन तस्वीरों में जो हंसते हुए चेहरे थे, वे अब सड़े हुए, खून से सने और चीखते हुए कंकालों में तब्दील हो चुके थे। अचानक उनके सामने काव्या आकर खड़ी हो गई, लेकिन अब वह खूबसूरत लड़की नहीं थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली थी और उसके हाथों के नाखून 2-2 इंच लंबे
और नुकीले हो चुके थे। वह हवा में लहराते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है दोस्तों, अभी तो तुम्हें हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहना है। समीर डर के मारे चीख पड़ा और पीछे की तरफ भागा। आर्यन और विक्की ने उसका हाथ पकड़ा और वे तीनों दूसरी तरफ की सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। लेकिन कोठी का नक्शा बदल चुका था। वे जिस भी दरवाजे को खोलते वह उन्हें वापस उसी डाइनिंग हॉल में ले आता। डाइनिंग हॉल की टेबल पर अब वह स्वादिष्ट खाना नहीं था, बल्कि वहां कच्चे मांस के टुकड़े, इंसानी खोपड़ियां और खून से सने बर्तन रखे थे। तभी वहां गजेंद्र सिंह और सावित्री भी प्रकट हो गए। उनका रूप भी अब बेहद खौफनाक हो चुका था। गजेंद्र सिंह ने एक डरावनी गर्जना की। सालों पहले कुछ मुसाफिरों ने हमारे पूरे परिवार को इस कोठी में जिंदा जला दिया था। तब से हमारी आत्माएं भटक रही हैं। हर अमावस्या को जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह हमारा भोजन बनता है। आज तुम्हारा दिन। मौत को अपने सामने देखकर आर्यन ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली जो उसने गाड़ी में रखी थी। उसने पास के एक भारी पर्दे पर आग लगा दी। पुराना पर्दा होने के कारण आग तेजी से भड़क उठी। आग को देखकर वे तीनों भूतिया आत्माएं डर के मारे पीछे हटने लगी और अजीब तरीके से चीखने लगी। आग की रोशनी में उनकी ताकत कम हो रही थी। भागो, आर्यन चिल्लाया। तीनों दोस्त आग की लपटों के बीच से रास्ता बनाते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े। इस बार दरवाजा बंद था, लेकिन विक्की और आर्यन ने मिलकर अपने पूरे शरीर के वजन से दरवाजे पर टक्कर मारी। एक जोरदार धमाके के साथ लोहे का दरवाजा टूट गया और वे तीनों सीधे बाहर जमीन पर आ गिरे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी कोठी आग की लपटों में घिरी हुई थी और उसके अंदर से उस भूतिया परिवार की दर्दनाक चीखें आ रही थी। वे तीनों बिना रुके हांफते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, आर्यन ने पागलों की तरह चाबी घुमाई। इस बार जादू की तरह गाड़ी का इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। आर्यन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को उस खौफनाक जंगल से दूर भगा ले गया। सुबह के उजाले में जब वे एक पुलिस चौकी पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को उस कोठी के बारे में बताया। तो पुलिस अफसर ने हैरान होकर कहा, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? उस जंगल में ठाकुर गजेंद्र सिंह की कोठी तो 20 साल पहले ही जलकर राख हो चुकी थी और उनका पूरा परिवार उसी आग में मर गया था। वहां आज सिर्फ एक खंडहर है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी पीठ पर अभी भी खौफ के मारे पसीना बह रहा था। वे समझ चुके थे कि वे मौत के मुंह से छू कर वापस आए हैं। दोस्तों, अगर इस खौफनाक कहानी ने आपकी भी रूह कपा दी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताएं कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते।